Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last time we were discussing the allotropic forms of carbon. तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा फार्म्स में, तो हम उस फिनोमिनन को कहते हैं एलोट्रॉफी। और वो जो उसके वो फार्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फार्म्स। क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन एंड्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो यहाँ हमने देखा था कि कार्बन जो है इसके 3 एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं। यानी कार्बन जो है ये एग्जिस्ट होता है 3 एलोट्रॉपिक फार्म्स। यहाँ हम कहेंगे ये एग्जिस्ट होता है 3 फार्म्स में, 3 डिफरेंट फार्म्स में। तो उसमें हमने देखा था कि इस कार्बन की एक फार्म जो होती है वो डायमंड है, दूसरा जो है वो इसमें ग्रेफाइड है, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, या हम सिंपली उनको फ्लोरीनस कहते हैं। और उसके बाद हमने डायमंड पढ़ा था, और डायमंड के हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था और इसकी ऑकरेंस, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, ये हमें कहाँ से मिलता है। उसमें हमने देखा था कि ये जो डायमंड जो है ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, और इसको हम आर्टिफिशियली भी लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। और उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इसमें जो वो कार्बन एटम जो होते हैं किस डायरेक्शन में होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कैसे नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें हमने वो बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, और उसमें हमने टेट्राहेड्रल एंगल भी पढ़ा था और उसका वैल्यू पढ़ा था। और हमने वो फेमस डायमंड के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, और इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम डायमंड के यूजेस भी पढ़ेंगे, है ना। तो डायमंड अब आपको पता ही है, इट्स एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। तो एलोट्रॉफी को मैंने डिफ़ाइन किया था, मैंने बोला था कि जब कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज़्यादा फार्म्स में, और उन फार्म्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो जो है वो सिमिलर होंगे, तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रॉफी, और वो जो फार्म्स हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फार्म्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था डिफरेंट है इन एलोट्रॉपिक फार्म्स से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। और उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम डायमंड को जलाते हैं, ग्रेफाइड को जलाते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन को जलाते हैं, तीनों में एक चीज़ जो मिलता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, जब हम डायमंड को 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जलाते हैं, यानी जब हम उसको 900 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो उसके बाद डायमंड जलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब हम डायमंड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये एक कंडीशन है उसके लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें डायमंड में मिलती है वो है हार्डनेस। हार्डनेस जो है ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है डायमंड की, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें डायमंड जो है इट इज़ द हार्डेस्ट natural known substance. It is the hardest natural known substance. डायमंड जो है ये एक हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है। हम इसको हार्डेस्ट, मतलब ये हार्डेस्ट क्यों सब्सटेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि डायमंड जो है इट हैज़ नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। तो वही 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो डायमंड का है उस वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यानी वो जो नेटवर्किंग 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो है इस डायमंड का,
उस वजह से ये एक हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डायमंड की, वो है हार्डनेस। ये डायमंड जो है ये हार्ड सबस्टेंस होता है या हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम इसमें देखते हैं वो है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी जैसे कि बेटा आप जानते हैं डेंसिटी जो है ये एक रेशियो है मास और वॉल्यूम का। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डायमंड जो है इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, या हम कहेंगे हाई डेंसिटी। इट हैज़ हाई डेंसिटी। डायमंड जो है इसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है ना। इट हैज़ हाई डेंसिटी। कितना होता है, 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी अगर हम 1 ग्राम लेंगे या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे, 1 ग्राम का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे डायमंड का, तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो 3.51 ग्राम होता है, ठीक है ना। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम डायमंड का लेंगे उसकी जो डेंसिटी होती है वो 3.51 ग्राम होती है। फाइन, तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब मसला है कि क्यों डायमंड जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि बेटा जानते हैं हम कि डायमंड जो है ये खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है, ये प्योर कार्बन का बना हुआ होता है। जब मैंने आपको बताया था कि जब हमें आर्टिफिशियल डायमंड बनाना होता है तो हम एक प्योर कार्बन लेते हैं, उसको हम क्या देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं। उसमें मैंने आपको बोला था 50,000 to 60,000 उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, और उसके बाद मैंने 1178 केल्विन टेम्परेचर बोला था उसको, वो देते हैं। तो उसके बाद हमारा प्योर कार्बन जो है वो डायमंड में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, डायमंड बनता है। तो इसकी जो हाई डेंसिटी है उसके पीछे वजह जो है वो कार्बन एटम्स जो एक डायमंड को बनाते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उन क्लोजली पैक्ड कार्बन एटम्स की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ बेटा। अगर हम कभी मार्केट जाते हैं तो हमारे हाथ में एक बैग होता है, हैंड बैग होता है हमारे पास। तो जब हम वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ को जब हम उसमें भर देते हैं, उस बैग में डाल देते हैं और उनको एक तरतीब के साथ उसमें रखते हैं। तो अगर हम तरतीब के साथ उसमें रखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें ज़्यादा जो है ज़्यादा क्वांटिटी उस बैग में आ जाएगा, और दूसरा ये है कि उसका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने रैंडमली चीज़ें उसमें डाल दी है तो एक तो कम चीज़ें उसमें आ पाएंगे, और दूसरा ये है कि उसका जो वज़न होगा वो कम होगा। तो जब हम चीज़ों को क्लोजली पैक करते हैं उस वजह से क्या होता है कि एक तो उसका डेंसिटी जो है, उसका वज़न जो है, उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो सिमिलर इज़ द केस विद हियर इन डायमंड। तो यहाँ पे भी जो कार्बन एटम्स होते हैं, जब स्ट्रक्चर बनता है, जब 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर डायमंड का होता है उसमें कार्बन एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उन क्लोजली पैक्ड कार्बन एटम्स की वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। फाइन, समझ आई बात। और तीसरा जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो इसमें है, तीसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेटा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक सॉलिड सबस्टेंस जो है वो चेंज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज़ द टेम्परेचर, या हम इसको डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सबस्टेंस चेंज्ड इनटू लिक्विड। जैसे कि हम आइस लेते हैं, जब हम आइस को 0 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, या मोर देन 0 डिग्री हम कहेंगे, मोर देन 0 डिग्री टेम्परेचर जब हम उसको देते हैं, धूप में रखते हैं, तो उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस चीज़ को हम, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर at which the solid substance changes into
लिक्विड, फाइन। तो डायमंड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे इट हैज़ हाई, it means diamond, it has high melting point MP, fine, it has high melting point MP। तो कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? देखा गया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3930 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना टेम्परेचर दे के हम डायमंड को मेल्ट करते। जब हम डायमंड को इतना टेम्परेचर देते हैं तो इस वाले टेम्परेचर पे हमारा डायमंड जो होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो मेल्ट हो जाता है। या हम ये इसको लेते हैं कि इसका 4203 केल्विन टेम्परेचर देकर हम डायमंड को मेल्ट करते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायमंड का वो 4203 केल्विन टेम्परेचर होता है, या 3930 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बेटा अगर हम इस टेम्परेचर को थोड़ा सा, मैं आपको फीलिंग बताऊंगा कि ये इतना टेम्परेचर जो है ऐसे कहने में तो कम लगता है, लेकिन अगर मैं एक फीलिंग आपको करवाऊंगा वो ये है कि जब बेटा हम पानी किसी हीटिंग सिस्टम पे रखते हैं, कोई जो हीटिंग डिवाइस हमारे पास होता है, जैसे चूल्हा होता है या गैस होता है या हमारे पास हीटर होता है, तो जब हम उसके ऊपर जो है वो पानी उबालने के लिए रखते हैं, जब हम फिंगर उस पानी में डालते हैं, अगर हमारा जो फिंगर उसमें डालना अगर बर्दाश्त होता है तो दैट मीन्स इट हैज़ लेस देन 40 डिग्री टेम्परेचर, यानी अगर हमारी फिंगर डालना उसमें बर्दाश्त होता है हमें उस पानी में जो हमने उबालने के लिए रखा है, तो दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 40 डिग्री। अगर हमने फिंगर डाली और उसके बाद हमारा फिंगर उसमें रखना बर्दाश्त नहीं होता है, तो दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 40 डिग्री है। बेटा जब हम इसका 100 डिग्री टेम्परेचर जब आता है हमारे इस वाटर का, तो जब हम उस टाइम पे इसमें फिंगर डालते हैं तो चांसेस होता है कि हमारा जो फ्लश फिंगर का है दैट विल शट ऑफ, यानी वो गिर जाएगा, तो खाली बोन वहाँ पे रहेगी। तो गोश्त जो है इसका जो फ्लश जो है फिंगर का, ये जो मीट जो है इसका फिंगर का, तो वो शट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 100 डिग्री है। फिर आप सोचिए कि ये 3000 है, 100 नहीं है, 3930 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी मैं आपको ये फीलिंग दे रहा था कि ये 3930 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कितना टेम्परेचर होता है, फाइन। तो इस डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3930 डिग्री सेल्सियस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इतना जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? वो इसलिए है कि इसका जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, यानी इसका नेटवर्किंग स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फाइन। फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल का मतलब है यहाँ पे कि क्या हमारा डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। थर्मल का मतलब है कि ये हीट जो है क्या इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती है। सो फार एज द इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंसर्नड, बेटा डायमंड जो है इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कहेंगे इट इज़, डायमंड जो है इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जो है वो कैरी करते हैं, या आयन्स जो होते हैं वो करंट को कैरी करते हैं। इसमें न तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ना तो आयनस होते हैं। चूँकि आयनस यहाँ पे नहीं होते हैं ये तो खाली एक नॉन मेटल है, तो हमारा डायमंड जो है वो कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है, और कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, करंट को कैरी नहीं करते। दूसरा रीज़न यहाँ पे है बेटा, हमने देखा कि हमारा कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। फाइन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो जो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, पहली शेल में जाते हैं कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद दूसरी शेल में जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चारों के 4 जो है ये स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे गेट इन्वॉल्वड इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। यानी चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हियर, कोई यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और जिस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फाइन, अब अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट जो है हीट ये कंडक्ट करता है। कहा जाता है कि ये 5 टाइम्स जो है 5 टाइम्स कॉपर से भी ज़्यादा हीट को ये कंडक्ट करता है, यानी इट कंडक्ट्स 5 टाइम्स मोर हीट एज कम्पेयर टू द कॉपर। याद रहेगा ना, तो 5 टाइम्स ये जो है 5 टाइम्स जो है ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू द कॉपर। कॉपर हमारा जो है उसको भी हम वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मानते हैं, इसीलिए हमारे उसके यूटेंसिल्स भी होते हैं। तो कॉपर जो है तांबा, तो वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन उससे भी 5 टाइम्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो हमारा डायमंड है। समझा? आखिरी प्रॉपर्टी जो है इसमें वो है ट्रांसपेरेंसी, 5वीं प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा डायमंड जो है इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। कितना? 2.5 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.5 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम होता है, उसी का रेशो होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 2.5 होता है, और इस वजह से ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बन जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड जो है ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और ये लाइट को रिफ्रैक्ट भी करता है। समझा? तो ट्रांसपेरेंसी जो है इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट भी करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड जो है इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, इज ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। समझा? तो ये इसके 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो हार्डनेस है। हार्डनेस में हमने क्या देखा? इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सबस्टेंस। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है, उस वजह से हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। और उसके बाद हमने देखा था इसमें हाई डेंसिटी होती है। कितनी होती है? 3.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है इसकी डेंसिटी। क्यों डेंसिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? कि ये जो नेटवर्किंग
स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3930 डिग्री सेल्सियस होता है, या 4203 केल्विन टेम्परेचर देने पे इसका जो है सबस्टेंस जो है वो मेल्ट होता है। उसके बाद हमने चौथी प्रॉपर्टी देखी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमने देखा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता है। 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बनने में यूज़ होते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और जिस वजह से ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा जो हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को ये कंडक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इट्स अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इट हैज़ 5 टाइम्स कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द कॉपर। कॉपर से ये 5 टाइम्स ज़्यादा जो है हीट को कंडक्ट करता है। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमने देखी है ट्रांसपेरेंसी। इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और लाइट को रिफ्रैक्ट भी करता है, तो हम इसको कहते हैं इट्स ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। ये एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है। फाइन, समझ आई बात। और उसके बाद हम इसका यूजेस पढ़ेंगे। तो यूजेस जो है उसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है हम उस पर बात करेंगे, इसके यूजेस पे। होप आपको इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो समझ आई होंगी। 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में जाके, या व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर कोई आपको इसमें डाउट होगा। थैंक यू।